खबर सामने आ रही, विधायक बंशीधर के बेटे की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। रॉन्ग साइड से आ रही कार ने मारी टक्कर तो कार में विधायक के बेटे समेत 4 लोग सवार थे। सभी को हल्की चोट आई है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। तो हल्द्वानी से बड़ी खबर आपको बता रही, कार में विधायक के बेटे समेत 4 लोग सवार थे। सभी को हल्की चोटें आई हैं। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। तो विधायक का बंशीधर के बेटे की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई। कार में विधायक के बेटे समेत 4 लोग सवार थे। रॉन्ग साइड से ये कार आ रही थी जिसने टक्कर मारी है। वहीं बागेश्वर उपचुनाव से पहले बड़ा उलटफेर। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। रंजीत दास ने बीजेपी का थामा दामन। तो आपको बता दें, ये बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जहां बीजेपी ने 3 नामों का पैनल तैयार किया था और रंजीत दास ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस को यह बड़ा झटका लगा है। बागेश्वर उपचुनाव से पहले बड़ा उलटफेर। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। रंजीत दास ने बीजेपी का थामा दामन। बागेश्वर उपचुनाव का रण दिलचस्प होता नजर आ रहा है। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे को पटखनी देने के लिए पूरे दमखम से लगे हुए हैं। लिहाजा बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस के पंजे से चिपके रंजीत दास को बीजेपी ने कमर पर सवार कर दिया है। बागेश्वर उपचुनाव के संक्रांत के साथ ही उठापटक का सिलसिला भी शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कांग्रेस के बागेश्वर के बड़े नेता रंजीत दास को भाजपा में शामिल कर लिया है और ये एक कदम आगे बढ़ने की और मनोवैज्ञानिक जीत की बात है। और जैसे ही रंजीत दास भाजपा में शामिल हुए तो कांग्रेस खेमे में खलबली मच गई। रंजीत दास वही नेता हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशियों के पैनल में जिनका नाम था, यानी उनको भी लड़ाए जाने की संभावना एक बन सकती थी, लेकिन पैनल में जिसका नाम था वो भी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। ये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को भाजपा की खुली चुनौती है। लेकिन एक दूसरा सवाल ये भी है कि क्या भाजपा को अपनी जीत पर अभी भी संदेह था? क्या भाजपा को लग रहा था रंजीत दास को लेना बहुत अनिवार्य है? क्या अपनी जीत को लेकर भाजपा आश्वस्त नहीं थी? तो ऐसे भी तमाम सवाल हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग बागेश्वर के उपचुनाव को प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। स्वर्गीय चंदन रामदास जी का अपने आप में उस क्षेत्र में बहुत बड़ा एक स्थान रहा है। बागेश्वर को पार्टी ने हमेशा सम्मान दिया है। कह सकता हूं कि रंजीत जी के सम्मान की चिंता करना ये पार्टी का नैतिक उत्तरदायित्व आज से बन गया है। मेरे लिए सबसे बड़ा मेरा आत्मसम्मान है। जो व्यक्ति कल तक कांग्रेस के टिकट को अपने पैरों पे रखने की बात कहता हो, उसके बाद एक सच्चा कार्यकर्ता कभी उसके पक्ष में खड़ा नहीं होगा, ये मेरा मानना था। जो मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उस व्यक्ति के लिए हम कैसे वोट मांग सकते हैं? किस मुंह से हम वोट मांगेंगे? बीजेपी कांग्रेस में बड़ी टक्कर। बीजेपी का 3 नामों पर दांव। कांग्रेस का भी बड़ी तैयारी का दावा। उत्तराखंड में उपचुनाव को लेकर पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जीत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए महज प्रत्याशियों का ऐलान होना बाकी है। ऐसे में बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है। भारतीय जनता पार्टी ने 3 नामों का पैनल तैयार किया है। बीजेपी के पैनल में कौन कौन? चंदन राम दास की पत्नी पार्वती देवी का नाम, चंदन राम दास के बेटे गौरव दास का भी नाम शामिल, दीपा आर्य का नाम भी पैनल में। भारतीय जनता पार्टी ने पैनल में दिवंगत मंत्री चंदन रामदास की पत्नी और पुत्र दोनों के नामों को शामिल किया है। जो 3 नाम का पैनल दिल्ली गया है उसमें 2 लोग चंदन रामदास के परिवार से हैं, एक पत्नी एक पुत्र। अब माना जा रहा है कि पहले जिस तरह से पत्नी को लेकर सहमति बन रही थी, फिर परिवार की आम सहमति के बाद अब जो चंदन रामदास के बड़े पुत्र हैं गौरव दास, पार्टी उनको कंसिडर करने जा रही है। उनका नाम एक आध दिन में घोषित हो सकता है। पार्टी पूरे तरीके से उसमें लग गई है। हमारे संगठन की दृष्टि से प्रदेश के महामंत्री राजेंद्र बिष्ट जी को वहाँ जिम्मेदारी दी गई है और एक सरकार में हमारे कैबिनेट मंत्री
अपने सौरभ बोगड़ा जी वह चुनाव देखेंगे और पार्टी पूरी लगेगी। और मैं समझता हूं कि नॉमिनेशन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी वरिष्ठगण रहेंगे और बहुत जल्दी ही कैंडिडेट की घोषणा वहां जल्दी होने वाली है। सूत्रों का कहना है कि पिछली बार आम आदमी पार्टी से लड़े बसंत कुमार इस बार कांग्रेस की तरफ से ताल ठोक सकते हैं। उधर कांग्रेस ने भी दूसरे दलों पर निगाह रखी हुई है और आम आदमी पार्टी से पिछला चुनाव लड़े बसंत कुमार को कांग्रेस में शामिल करवाने की तैयारी हो रही है। अब ये लगातार उखाड़ पछाड़ और दल बदल का जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये नामांकन तक जारी रहेगा। देखना यही है कि जो बिसात दोनों राजनीतिक दल मिलकर बिछा रहे हैं, उससे जीत किसकी सुनिश्चित होती है। हमारी पूरी तैयारियां हैं। हम बूथ कमेटियां वहां हमारी ऑलरेडी फॉर्म हैं और नेता प्रतिपक्ष और मैं स्वयं वहां दौरे कर चुके हैं। हमारे सारे फ्रंटल प्रकोष्ठ के अध्यक्षगण अपनी अपनी टीमों को लेकर वहां दौरे कर चुके हैं और दर्शन लाल जी जो हमारे एससी सेल के अध्यक्ष हैं वो 3 बार वहां चले गए। प्रदीप टमटा जी वहां दौरा करके आए हैं। हमारी भी पूरी तैयारी है और देखेंगे एक बहुत बड़ी ज्वाइनिंग हम 2-3 दिन के अंदर करेंगे, जिसका असर सीधे सीधे इस चुनाव में देखने को मिलेगा। पहाड़ की दोनों ताकतवर पार्टियां उपचुनाव में दमखम ठोकने की तैयारी में है, लिहाजा चुनावी रणनीति और मुद्दों की सूची को धार दी जा रही है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि जीत का ताज किसके सर सजेगा। टीम न्यूज स्टेट। देहरादून में हमारे संवाददाता अजीत सिंह राठी ने तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल से खास बातचीत की। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। तकनीकी शिक्षा को बेहतर करने के लिए तकनीकी शिक्षा मंत्री हमारे साथ हैं। जो आपने पॉलिटेक्निक को एक चेंज करने की बात कही है, जो इस समय आधुनिक तौर पर जिस तरह के कोर्स जो प्रोफाइल में आ रहे हैं, तो उस का क्या आपकी कार्य? देखिए, हमारे तकनीकी शिक्षा में हमारे पास इंजीनियरिंग कॉलेज है तो पॉलिटेक्निक्स है। इंजीनियरिंग कॉलेज में इस राज्य में करीबन 8 इंजीनियरिंग कॉलेज है और एक हमारी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। जब मैं मंत्री बना तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी केवल एक एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी जो एप्लीकेशन देती थी और दूसरा वो एग्जाम कंडक्ट करना और रिजल्ट निकालना, यही 3 काम उनके थे। आज यूटीयू को मुझे एक अवसर मिला कि यूटीयू एक देश के अंदर एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो और शायद कोई मंत्री अपने अधिकार कम नहीं करता, लेकिन जो हमारे 6 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे जिनकी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में मंत्री ही अध्यक्ष होता था, मैंने 6 के 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस को यूनिवर्सिटी का कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बना दिया। क्या वहां प्लांटेशन होकर का उसका संरक्षण हो रहा है, ये सुनिश्चित कैसे होगा? देखिए, फॉरेस्ट में कोई कमी नहीं आई। मैंने आपसे कहा जितनी जमीन हमने ट्रांसफर की है, हम फॉरेस्ट से ली है, उतनी ही जमीन हमने फॉरेस्ट को ट्रांसफर की है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। पहाड़ में हो रही बारिश से जनता के हाल बेहाल है। लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र से विधायक यशपाल आर्य से जब आज मीडिया ने तीखे सवाल पूछे तो बचते नजर आए और मौके से निकल गया। तो मौसम की मार से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं और किस तरीके से बस्तियों में पानी भरा हुआ है वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बाढ़ की वजह से हालात खराब है। हालांकि कुछ लोग जो हैं लोगों को मदद मुहैया कराते नजर आए। जिस तरह से आप यहाँ पे तीसरी बार विधायक हैं, लेकिन स्थिति 10 की तक है, क्या कहेंगे? आप सही करवाओ, सरकार है ना, सरकार से करवाओ, सरकार से। हरिद्वार में 2 दिवसीय गढ़वाल के जिला पंचायत सदस्यों का अभ्यास पत्र कार्यक्रम का आगाज हुआ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी उपस्थित रहे। महेंद्र भट्ट ने बताया कि जिला पंचायत में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता और आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसका आयोजन किया गया। पार्टी ने अपने सभी जिला पंचायत के सदस्यों को विकास को और गति देने के उद्देश्य से पार्टी की संगठनात्मक जानकारियों की दृष्टि से आने वाले लोकसभा चुनाव की दृष्टि से पंचायतों में कार्यकर्ताओं की जन सहभागिता बने की दृष्टि से 2 दिन का यह अभ्यास वर्ग हमारा रहने वाला है और आज इसका उद्घाटन है। कल सायंकाल तक ये वर्ग चलेगा। ये पंचायतों को मजबूत करने का उद्देश्य है और हमारी जो पंचायती राज के अंदर जो उपलब्धि रही है और जो हमारा एक सपना है
कि जिला पंचायत के और ब्लॉक प्रमुखों के प्रत्यक्ष चुनाव हों, उसके लिए हमने जो कार्य किया है वो यहाँ जनता के आगे रखने जा रहे हैं। हम लोग सभी मिल करके पंचायतों को मजबूत करेंगे। जितनी मजबूत पंचायतें होंगी तो देश मजबूत होगा। आज पंचायतों के अंदर कॉम्पैक्टर्स लग रहे हैं, कूड़ा उठाने की जो गाड़ियां हैं वो दी गई हैं, जगह जगह वहां पर पंचायत भवन बन रहे हैं और सभी को जो प्रमाण पत्र हैं वो एक ही स्थान से निर्गत होंगे, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। उत्तराखंड राजभवन में राज्यपाल ने वर्षा जल संरक्षण प्रणाली का लोकार्पण किया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने वर्षा जल संरक्षण प्रणाली का लोकार्पण करने के बाद कहा कि उत्तराखंड जल संस्थान के द्वारा निर्मित 2 लाख लीटर के इस रेन हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट से प्रतिवर्ष 8.5 लाख लीटर पानी से भूमिगत रिचार्ज होगा। वहीं करीब 13.5 लाख लीटर पानी बागवानी और अन्य कार्यों के लिए उपलब्ध रहेगा। अत्यंत खुशी है कि राजभवन के अंदर में रेन वाटर हार्वेस्ट का प्रोजेक्ट किया है। 20 किलोलीटर का प्रोजेक्ट है और इससे सच्चे मायने में बारिश को भी, बारिश की ऋतु को भी, मानसून को और जल को, दोनों को एक सच्ची सेवा और कल्याण का कार्य किया है। टिहरी से बड़ी खबर आपको बता दें, मलबा बड़ी मुसीबत बन गया। ऋषिकेश गंगोत्री एनएच बाधित, मलबा हटाने में जुटी पोकलैंड मशीन है तो बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश के चलते मलबा हटाने में परेशानी। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से मलबा हटाया जा रहा है और पोकलैंड मशीन के जरिए मलबा को हटाया जा रहा है। कुदरत की करवट जैसे ही बदली, पहाड़ पर प्रकोप आ गया। करीब 150 मीटर ऊपर से पूरी पहाड़ी नीचे आ गई है, पूरी पहाड़ी नीचे आ गई है, जिससे कि ये पूरा रोड बंद हो गया। करीब 100 मीटर लंबाई में पूरा रोड बंद है। और अभी हमने 2 मशीनें नरेंद्र साइड से और 2 मशीनें उधर आगरा खाल की तरफ से, एक एक्सवेटर और एक लोडर लगा रखा है। बारिश में भी दिक्कत हो रही, लगातार कोहरा भी आ रहा है, जिसके ऊपर से लगातार पत्थर भी आ जा रहे हैं, मशीन को बंद भी करना पड़ता है। टिहरी में जाम के जाम से लोग परेशान। ऋषिकेश बद्रीनाथ एनएच पर दिखा जाम। व्यासी के पास जाम से परेशान नजर आए यात्री। तो कई किलोमीटर के जाम ने लोगों की परेशानी बढ़ाई है। तो टिहरी में जाम के जाम से लोग परेशान नजर आ रहे हैं और किस तरीके से लंबी लाइन नजर आ रही है वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ एनएच पर जाम नजर आ रहा है और कई किलोमीटर लंबी लाइन जो है वो नजर आ रही है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से लोगों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। लोग परेशान नजर आ रहे हैं और लंबी लंबी लाइनें जो है वो नजर आ रही हैं। और 2 तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। टिहरी की तस्वीरें हैं दोनों, जिसमें किस तरीके से एक तरफ भूस्खलन हुआ है, पोकलैंड मशीन के जरिए जो मलबा सड़क पर आया है उसको हटाने का काम जारी है। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं किस तरीके से जाम की स्थिति बनी हुई है और जाम की वजह से लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर आपको बता दें, तरसाली में बंद हुआ केदारनाथ हाईवे खुल गया है और चट्टान टूटने से राजमार्ग ध्वस्त हो गया था। तो राजमार्ग में फंसे यात्रियों ने राहत की सांस ली है। केदार घाटी की जनता को भी राहत मिली है। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर सामने आ रही है। अब मार्ग जो है वो फिर से खुल गया है। तरसाली में जो केदारनाथ हाईवे बंद था वो खुल गया है। रामनगर में बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया। उफान पर है ढेला और बवलिया नदी। जलस्तर बढ़ने से नदी के दोनों तरफ वाहन फंसे हैं। तो रामनगर में बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और जिसकी वजह से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। आसपास के जो क्षेत्र है वहां भी बाढ़ आई हुई है। तो जलस्तर बढ़ने से दोनों तरफ वाहन भी फंसे हुए हैं।
16 जुलाई को हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज के गेट टूटने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। शासन स्तर पर हुई जांच में लापरवाही सामने आई, जिसके बाद अधिशासी अभियंता नलिन वर्धन और एसडीओ शिव कुमार कौशिक को निलंबित करके लखनऊ अटैच कर दिया गया। बता दें कि 6 पेज की जांच रिपोर्ट में एसडीओ पर समय पर घटना की जानकारी न देने का आरोप पाया गया है, जबकि अधिशासी अभियंता को भी घोर दोषी पाया गया है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, गौरीकुंड हादसे का 9वां दिन सर्च ऑपरेशन में आज 2 शव और बरामद, अब तक 7 शवों की बरामदगी हुई है। 16 लापता लोगों की तलाश जारी। तो पहाड़ी से मलबा गिरने पर यह हादसा हुआ था। तो गौरीकुंड हादसे में सर्च ऑपरेशन में आज 2 शव और बरामद हुए हैं और अब तक 7 शवों की बरामदगी हुई है। तो गौरीकुंड हादसे का 9वां दिन है और आज 2 शव जो हैं वो बरामद हुए हैं। लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो जुटी हुई हैं, सर्च अभियान चलाया जा रहा था और 9वें दिन आज 2 शव बरामद हुए हैं। वहीं उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट, 6 जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। देहरादून, पौड़ी और टिहरी में भारी बारिश। तो नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और चंपावत में रेड अलर्ट, 14 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट, 6 जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और चंपावत में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और चंपावत में किस तरीके से अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और लोगों को सावधान भी किया गया। और आपको बता दें, देहरादून, पौड़ी और टिहरी में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और चंपावत में रेड अलर्ट जारी किया गया है। 14 अगस्त तक भारी बारिश जो है उसका अनुमान जताया गया है। लोगों को सावधान किया गया। बढ़ते हैं आगे। विकासनगर में नदी में गिरा पिकअप वाहन, चालक की मौके पर मौत। एसडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर शव को निकाला। तो बड़ी खबर आपको बता दें, विकासनगर में एक पिकअप वाहन नदी में समा गया और एसडीआरएफ ने पिकअप वाहन को वहां से निकाला है। चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हरिद्वार में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया गया। पुलिस और आबकारी विभाग ने छापेमारी की। दिनारपुर गांव में 90 लीटर शराब बरामद हुई है। 1000 किलो लहन को नष्ट किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार से सामने आ रही है। अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया गया है और पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई हुई है, जिसमें 90 लीटर अवैध शराब इनके पास से बरामद हुई और 1000 किलो लहन नष्ट किया गया। वहीं ऊधम सिंह नगर में मामूली विवाद में हत्या की गई युवक को बंधक बनाकर मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या के बाद से आरोपी फरार। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा है। तो युवक की निर्मम हत्या की गई है। मामला ऊधम सिंह नगर का है, जहां पर मामूली विवाद में ये हत्या कर दी गई है और युवक को बंधक बनाकर मौत के घाट उतारा गया। हल्द्वानी में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान, 2 अलग अलग मामले में कार्रवाई। 1 किलो चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। चेकिंग अभियान के दौरान गिरफ्तारी। तो हल्द्वानी से यह बड़ी खबर, जहां नशे के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया है और 2 अलग अलग मामले में कार्रवाई की गई है। तो 1 किलो चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। चेकिंग अभियान के दौरान ये गिरफ्तारी हुई है। कल गोला पुल के पास आपका स्टेडियम रोड में चेकिंग कर रहे थे हमारे एसओजी वाले और खारगोदाम पुलिस द्वारा चेकिंग की गई। इसमें 2 युवक जो है मोटरसाइकिल से आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उनको पूछताछ की और उनमें से एक नीलेश है और दूसरा शिशुपाल है। इनसे 218 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। शाम के समय मंडी क्षेत्र में जो हल्द्वानी पुलिस और एसओजी द्वारा एक संयुक्त चेकिंग की गई। इसमें रुपेश और शुभम नाम के 2 युवकों को जो इको स्पोर्ट्स गाड़ी में थे, चेकिंग के दौरान उनसे 1 किलो से ऊपर चरस बरामद हुई है।
विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हिंदू बंगाली समाज सम्मान समारोह का आयोजन 14 अगस्त को रुद्रपुर में किया जाएगा। बंगाली समाज के विभाजन की विभीषिका झेलने वाले लगभग 1000 लोगों को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को खोया है और जान बचाकर यहां पर आए हैं। और साथ ही जान गंवाने वालों की आत्मा की शांति के लिए हवन यज्ञ भी किया जाएगा। कार्यक्रम में सीएम धामी, केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर, केंद्रीय रक्षा पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट, प्रभारी मंत्री गणेश जोशी, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भी इसमें शामिल होंगे। 14 अगस्त को मेरे निवेदन पर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा यहाँ पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें जो विभाजन विभीषिका के जो हमारे सेनानी हैं, जिनका जन्म पूर्वी पाकिस्तान में हुआ, उनके सम्मान का कार्यक्रम होगा। साथ ही साथ जो हमारे जिन शहीद हो गए, उनकी श्रद्धांजलि और उनकी आत्मिक शांति के लिए हवन यज्ञ किया जाएगा। इतिहास को प्रदर्शित करते हुए वहां पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी, डॉक्यूमेंट्री की जाएगी। आज पूरा विश्व हाथी दिवस मना रहा है। विश्व भर में हाथी के संरक्षक और जागरूकता बढ़ाने के लिए 2012 से विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। रामनगर के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हाथियों के संरक्षण में उन्होंने अहम भूमिका निभाई और यही वजह है कि कॉर्बेट पार्क में हाथियों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हाथियों की संख्या करीब 1500 है, जिसमें से 1011 हाथी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में और 213 हाथी कालागढ़ टाइगर रिजर्व में चिन्हित हुए थे। कॉर्बेट पे तो पता ही है आपको, मैं समझता हूँ कि शायद मेरे ख्याल से 1500 के करीब हाथी हैं। तो कॉर्बेट बहुत प्रोटेक्टेड एक हैबिटेट है एलिफेंट्स के लिए, और ये जो वर्ल्ड एलिफेंट डे स्टार्ट किया ही गया था एलिफेंट के प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन के लिए, संरक्षण और संवर्धन के लिए। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन में अभी 16 कैप्टिव एलिफेंट्स हैं, तो इनसे हमारे वहाँ गश्त का कार्य रह जाता है। तो इसके क्रम में ही हाथी दिवस के क्रम में अभी ईरानी कैंपस में कुछ स्कूली बच्चों के साथ आज हाथी दिवस मनाया जा रहा है। प्रस्तुतकर्ता